ट्रेन हादसा में है एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना तो यह षड्यंत्र था। 2002 की गुजरात की दंगा क्रिया की प्रक्रिया सुनियोजित साजिश थी और तत्कालीन गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी जी ने इस दंगे को जारी रहने दिया या उन्होंने राजधर्म का पालन किया था। आज हम इस वीडियो में इसी पे डिस्कस करेंगे। फरवरी 2002 की बात है जब विश्व हिंदू परिषद ने पूर्ण आहुति यज्ञ का आरंभ किया था। इसमें देश भर से वीएचपी के नेता और हजारों कार सेवक शामिल हुए। इनमें हजारों लोग गुजरात से भी शामिल हुए थे। वही जब यज्ञ के संपन्न होने के बाद सब अपने घर वापस ट्रेन से लौट रहे थे। ऐसे ही लगभग 2002 लोग को साबरमती एक्सप्रेस अयोध्या से अहमदाबाद के लिए रवाना हुई। 27 फरवरी 2002 की बात है जब ट्रेन सुबह सुबह दाहोद रेलवे स्टेशन पहुंची। उस स्टेशन पे एक मुसलमान ने चाय वाले डब्बे में घुसने की कोशिश की तो कार सेवक उसमें घुसने नहीं दिया, जिससे कहा सुनी हो गई दोनों के बीच। इसी को देखते हुए चाय वाले ने अपने दोस्त या प्रेमी को अगले स्टेशन पे फोन करके बुला लिया। दाहोद से करीबन 70 किलोमीटर आगे गोधरा पे जाके ट्रेन रुकी और वहां पे विवाद शुरू हो गया और सुबह 7:43 पर बॉगी नंबर S6 में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। मासूम बच्चे, महिलाएं, पुरुष समेत 59 लोग जलकर राख हो गए। आग लगा दी गई। इसको लेकर दो बातें कही जाती है और एक तो कहा जाता है दुर्घटनावश ट्रेन के बॉगी के अंदर ही शॉर्ट सर्किट हो गया था जिससे आग लग गई थी। दूसरी बात करें तो सुनियोजित षड्यंत्र था। बाहर से पत्थरबाजी किया गया और पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दिया गया। यह घटना होते ही पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लेकिन तब तक वास्तविकता का पता नहीं चला था कि वास्तविकता में हुआ क्या है। उस वक्त गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी जी थे। इस घटना के शाम को ही मुख्यमंत्री की बैठक हुई, उसमें कुछ फैसले लिए गए। इस हादसे में मरे हुए लोगों को वापस अहमदाबाद लाया जाएगा। कहा जाता है कि इस फैसले का विरोध मोदी सरकार के मंत्री हैरन पांडे ने किया, जिनकी आगे चल के 2003 में हत्या हो गई थी। बहरहाल गोधरा में जो जले हुए राम भक्तों को वापस निकाला गया ट्रेन। प्रशासन की तरफ से उन सबों को परिजनों को सौंपने के बजाय खुली गाड़ी में गोधरा से अहमदाबाद लाया गया। अहमदाबाद में उस समय तक कर्फ्यू नहीं लगा था और डीएसपी को सब सौंपा गया। लेकिन देखते ही देखते हालात बेकाबू होने लगे और सांप्रदायिक हिंसा भड़कना शुरू हो गया। अगले 3 दिन तक पूरे गुजरात धू धू कर जलने शुरू हो गया। पूरे देश के इतिहास में विभद्र सांप्रदायिक हिंसों में से एक घटित हो रहा। इसमें खासकर मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा था वीएचपी नेता के द्वारा। गुजरात में वीएचपी के नेता ने गुजरात बंद का आह्वान किया, लेकिन एक तरफ बस्तियों दुकानदारों को आग के हवाले किया जा रहा था। इसमें महिलाओं, बच्चों, पुरुषों को सीधा जिंदा जलाया जा रहा था या फिर मारा जा रहा था। दोस्तों, उस समय गौर करने वाली बात थी कि ये घटना कितना बड़ा होता जा रहा था। उस समय लोग सब कह रहे थे कि हिंदू के द्वारा ये बदला लिया जा रहा है। दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीज, हत्या, बलात्कार, आगजनी जैसे मामला देखने को मिल रहा था। पुलिस प्रशासन जनता को काबू करने में असमर्थ थी। हालांकि कुछ जगहों पे पुलिस ने अच्छा काम किया था, लेकिन ज्यादातर जगह पे ऐसा नहीं था। 3 मार्च तक गुजरात आग में झुलसता रहा। इसमें अहमदाबाद, गांधीनगर, मुदासा, हिम्मतनगर, नरोदा, गोधरा, राजकोट, बड़ौदा, सूरत समेत कई जगहों पर मुख्य रूप से दंगे देखने को मिल रहे थे, जहां पे हजारों लोग मारे गए थे, लाखों लोग घायल हुए थे। लेकिन कहने वाली तो बात है, अगर आप सरकारी आंकड़ों को देखोगे, जिसमें 790 मुस्लिम मारे गए थे, उसमें सिर्फ 254 हिंदू मारे गए। लेकिन अन्य स्रोतों से अगर ये आंकड़ा देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा था। इस घटना में लाखों लोग बेघर हो गए, लोगों का घर जलकर राख हो गया। घर का तो छोड़िए, बहुत सारे लोग तो जलकर राख हो गए। उस घटना के तुरंत ही बाद मोदी सरकार ने उच्च न्यायालय न्यायाधीश केजी शाह के नेतृत्व में एक जांच आयोग बनाया और गोधरा कांड को जांच करने के लिए आदेश दिया। लेकिन कई इस पे आरोप लगे, लेकिन इस पे बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुआ, विवाद हुआ। इसके बाद कहा जा रहा था मोदी शाह के करीबी है और लोग कह रहे थे कि इस मामले को निष्पक्ष से जांच नहीं करेंगे। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया। के बाद सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जीटी नानावती को आयोग में शामिल किया गया। इसी आयोग को जाना जाता है शाह नानावती आयोग के नाम से। हालांकि गोधरा कांड के तुरंत बाद गुजरात में दंगे भड़क गए थे, तो गोधरा कांड के साथ साथ गुजरात का भी जांच उसी कमेटी को दे दिया गया। हालांकि इस दंगों में मुख्यमंत्री की भूमिका को लेकर काफी आरोप लगे। कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री ने एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की इस दंगों को। आईपीएस अधिकारी उन अफसरों में प्रमुख थे संजीव भट्ट। उन्होंने तो एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा जो घटना के तुरंत बाद जो शाम को मीटिंग हुई थी, उसमें मोदी ने कहा था अगर हिंदू में प्रतिक्रिया होती है तो होने दो। हालांकि जब जांच हुआ तो इन सब मामलों को खारिज कर दिया गया। पता चला कि संजीव भट्ट उस मीटिंग में मौजूद ही नहीं थे। हालांकि मोदी जी पर यहीं तक आरोप नहीं रुका, बल्कि वीएचपी के जो प्रमुख थे, इन्होंने इस दंगे में अहम भूमिका निभाई थी। बाबू बजरंगी, उसका एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था, उसमें तो मोदी जी पर एक बहुत ही बड़ा आरोप लगाया था। हालांकि घटना के कुछ दिन बाद जो हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो वहां पे गए
गए और हालात का जायजा लिया और शाम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मोदी जी को राजधर्म पालन करने की नसीहत दे डाली। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी कहते थे कि मोदी जी के रवैये से अटल बिहारी वाजपेयी खुश नहीं है और उनको नेतृत्व से हटाना चाहते हैं। लेकिन अगले साल ही 2003 के चुनाव में मोदी जी हिंदुत्व के भावनाओं पर खड़े उतरे। उन्होंने बहुमत हासिल करके गद्दी पे विराजमान हो गए और भाजपा के एक मजबूत नेता के रूप में उभरना शुरू हो गए। उस वक्त तक अनेक पत्रिकाओं जिनमें इस जीत को नफरत की ओर बता रहा था। हालांकि 2003 में गुजरात के सीएम तो मोदी जी बन गए, लेकिन 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी केंद्र में अपना बहुमत हासिल नहीं कर सके थे। लेकिन एक बात थी, वाजपेयी जी ने हार की जिम्मेदारी अपने आप पे ली थी और इस हार का प्रायश्चित करने उन्होंने मनाली जाने का सोचा और वहां पे जाके उन्होंने एक बयान दिया जो कि काफी सुर्खियों में रहा था। उन्होंने इस हार का कारण बताया था गुजरात का दंगा। लेकिन उसके बाद मोदी जी का कद भाजपा में बढ़ता गया और वाजपेयी जी का दिन पे दिन गिरना शुरू हो गया। धीरे धीरे वो लुप्त होना शुरू हो गए। 2004 की बात है, जब यूपीए की सरकार बन गई सेंट्रल में, तो उन्होंने गुजरात दंगों की जांच के लिए कमेटी बनाई। उन्होंने उमेश चंद समिति का गठन किया। 17 जनवरी 2005 को एक रिपोर्ट आया जिसमें बताया गोधरा कांड में एक घटना थी, ट्रेन के अंदर आग लगी थी शॉर्ट सर्किट से। लेकिन 13 अक्टूबर 2006 को गुजरात के हाई कोर्ट ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि यूसी बनर्जी समिति का गठन अवैध था क्योंकि नानावटी आयोग पैनल पहले से इस मामले पे जांच कर रहा था, जिसमें गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी जी को क्लीन चिट दे दिया गया। उस समय आयोग ने साबरमती एक्सप्रेस के बोगी नंबर X6 में जो लगे आग को सुनियोजित या षड्यंत्र बताया था। आयोग ने 45,000 शपथ पत्र, हजारों गवाहों की रिपोर्ट तैयार की थी 1500 पेज में। अब इस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पे रखा गया। नानावटी कमीशन ने उनको क्लीन चिट दे दिया और सारे प्रोपेगेंडा को खारिज कर दिया। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैलाई गई प्रोपेगेंडा को खारिज कर दिया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि वहां पे ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ था जो सरकार को नहीं करना चाहिए था। बस ये भ्रम फैलाया गया था लोगों में कि सरकार ने वहां पे गलत काम किया और तत्कालीन यूपीए सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया इस दंगे की जांच के लिए। एसआईटी कोर्ट 1 मार्च 2011 को एक रिपोर्ट सौंपी। बौद्धरा ट्रेन अग्निकांड मामले में 31 लोगों को दोषी पाया गया, जिसमें 63 लोगों को बरी कर दिया गया था, जिसमें 11 लोग को फांसी की सजा और 20 लोग को उम्र कैद करने की सजा दी गई। इसके बाद इन सजाओं में तब्दीली होती रही और मोदी जी को क्लीन चिट दे दी गई एसआईटी के द्वारा। आखिर में जब 11 दिसंबर 2019 की बात है, जब अंतिम रिपोर्ट नानावटी आयोग ने जारी किया था, जिसमें 1500 से अधिक पेजों की रिपोर्ट तैयार की गई थी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि उनको एक भी रिपोर्ट नहीं मिला जिसमें साबित किया जा सके कि उनके मंत्री या राज्य सरकार ने इस मामले को उकसाने की कोशिश की या दंगा के रूप में भड़काने की कोशिश की। हाँ, कुछ जगहों पे ऐसा था जहाँ पे पुलिस इसको कंट्रोल करने में असमर्थ थी क्योंकि उनके पास पर्याप्त पुलिस नहीं थी और पर्याप्त हथियार नहीं थे। और यही बात मोदी जी ने कनक्लेव में क्लियर किया था और आयोग ने नरेंद्र मोदी जी की गुजरात वाली तत्कालीन सरकार को इस रिपोर्ट में बयां कर दिया और कहा गया कि इस दंगे को भड़काने या उकसाने में राज्य सरकार या मोदी सरकार या उसके मंत्री का कोई भी रोल नहीं है। मैं आपको ये दावा तो नहीं कर सकता कि आपको मैं गुजरात दंगों की पूरी कहानी बता दूं, लेकिन इतना कह सकता हूं कि मैंने जितना भी चाहा उतना कोशिश किया कि पूरी कहानी बताऊं। हो सके तो कुछ पहलू छूट गया होगा इस दंगे का, क्योंकि 2002 के गोधरा कांड या उसके बाद भड़के हुए हिंसा, ये जो दंगा हुआ था भारत के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा भारत को जख्म दे दिया। इसमें कई तस्वीर ऐसे देखने को मिली जो उस समय आपस में लड़ाइयां किए थे, आज वो मिलजुल कर रह रहे हैं। इससे हमें यही सीख मिलता है कि आपस में मिलजुल कर रहने में ही फायदा है। आखिरकार नफरत में झुलसा देश यही सीख सकता है इस कहानी, मोहब्बत प्यार से ही रहने में भलाई है सबकी। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके।